हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के बारे में। क्योंकि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना चाहते हैं तो हमें पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। और इस फील्ड में जो डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेप था वो लिया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने ईयर 1807 से लेके 1808 के बीच में एक एटॉमिक थ्योरी पब्लिश की, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स हम आज देखेंगे। वो एटॉमिक थ्योरी एक्चुअली क्या था? एटॉमिक थ्योरी कि कुछ एक्सपेरिमेंटल लॉज और कुछ पोस्टुलेट्स, इनके ऊपर बेस करके एक थ्योरी बनाई गई जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसके पोस्टुलेट्स क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो मैटर होता है वो इनडिविजिबल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते और वो बहुत छोटे होते हैं, उनको एटम्स कहा गया। तो जो मैटर होता है वो उन एटम्स का ही बना होता है। क्या है कि एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड साइज। और अगर वो सेम एलिमेंट है तो फिर वो दो एटम अगर सेम एलिमेंट के हैं तो फिर वो सेम मास एंड साइज के होंगे। अब यहाँ पर क्या है, एटम कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसमें क्या था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है। ऐसे ही सिमिलर ग्राउंड्स पर क्या है कि एटम कैन neither be created nor be destroyed। तो अब ये एटम के साथ भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि उसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन एक फील्ड होता है यहाँ पर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वहाँ पर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स की प्रोडक्शन का एक फिनोमेना होता है कि वो डिके करके और वो करके, जब यूरेनियम डिके होता है तो उससे एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। रेडोन वगैरह, रेडोन हो गया, रेडियम हो गया, ये सब प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। लेकिन जो जनरल है हमारे पास, नॉर्मल जो है, नॉर्मल कंडीशंस में वो क्या होता है कि एटम्स की ही रीअरेंजमेंट करके उनकी जो बॉन्डिंग है वो बदल जाती है। तो जो बनते हैं वो कंपाउंड्स बनते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स को डील करता है जो केमिस्ट्री, जो फील्ड है नॉर्मल, जो केमिस्ट्री है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ डील करती है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करती है मेनली कि यूरेनियम का डीके कैसे हुआ, उसकी जो आगे रेडियो एक्टिविटी जो होती है फिनोमेना, उसके साथ डील करती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो एक अलग अलग फील्ड है, वो डिफरेंट फील्ड है, उसको हम बाद में देखेंगे। ये बड़ा सिंपल सा है कि भाई जो एटम्स हैं वो है हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे अभी कहा कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन असल में क्या है कि वो जो कॉम्बिनेशन होता है, मैंने कहा था कि जो बॉन्ड बनते हैं और जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनके जो बनने का प्रोसेस है, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, या उनकी कोई किसी तरह का कोई चेंज आना है उसमें, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, उस प्रोसेस को बोलते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स।
अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट होल नंबर रेशियोज टू मेक डिफरेंट कंपाउंड्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक बात है, कई केसेस में ये बात ट्रू है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट होल नंबर रेशियोज टू प्रोड्यूस डिफरेंट कंपाउंड्स के। अब यहाँ पर एग्जांपल आता है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन का। ये रिएक्शन दो तरह से, हम अगर कंडीशंस चेंज कर देंगे तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या, कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो है, उसकी जो अमाउंट है दोनों की, वो अगर 1:1 हो तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर वो जो रेशो है कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन ट्वाइस है उसका, तो जो कंपाउंड बनता है वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस एग्जाम्पल से ये बात ठीक है, ठीक सही सिद्ध हुई है ये बात यहाँ पर कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट होल नंबर रेशियोज टू मेक डिफरेंट कंपाउंड्स। अब हम ये देखते हैं कि डाल्टन्स थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं, यानी कि डाल्टन्स थ्योरी किस किस बात को एक्सप्लेन कर सकती है, किस किस फिनोमेना का, किस किस कॉन्सेप्ट को इसने सही एक्सप्लेन कर दिया। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इसने एक्सप्लेन किए दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉज क्या थे ये हम बाद में देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि डाल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पॉइंट आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड एटम्स एंड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। एक फैक्ट यहाँ पे, एक और फैक्ट है इसी स्लाइड में कि डाल्टन को कभी कभी हम कहते हैं फादर ऑफ एटम, कि वो पर्सन जिन्होंने एटम को पहली बार कॉन्सेप्चुलाइज किया। अब हम ये देखते हैं कि डाल्टन्स थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने में वो डाल्टन थ्योरी फेल हो जाती है। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे नंबर 1 क्या है इसमें कि डाल्टन ने ये कह दिया कि एटम जो है वो एक पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया जब हमने 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की डिस्कवरी से ये कॉन्सेप्ट कि भाई एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट इन 3 पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद एक्सेप्टेबल नहीं है। फर्दर क्या है कि जो कॉन्सेप्ट था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड हुआ या फिर डिसअप्रूव हुआ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है कि एलिमेंट तो सेम ही है, लेकिन वो दो एटम्स जो कि आइसोटोप हैं उनका मास डिफरेंट होगा। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि मास और साइज दोनों का डिफरेंट होगा अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो। ये भी कॉन्सेप्ट फेल हुआ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोबार। आइसोबार जैसे आइसोटोप होता है कि भी एलिमेंट सेम हो और मास डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिवर्स हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ, एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन दो एलिमेंट्स का जो मास है, एटॉमिक मास, वो सेम है।
अब यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कॉन्सेप्ट था एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज। उस सिंपल होल नंबर रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट फेल कहाँ हुआ? जैसे एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, जैसे शुगर्स के। अब ये जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, ये है सुक्रोज, C12H22O11, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज जैसे हम लोग यूज करते हैं चीनी जो होती है हमारे घर में, व्हाइट शुगर। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये थ्योरी एलोट्रोपी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें कह दिया गया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एक तरह से सारी ही प्रॉपर्टीज में जो अगर एलिमेंट सेम होगा तो सारी ही प्रॉपर्टीज हर एटम की सेम हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, एलोट्रोपी बेसिकली क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स से अगर दो सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें डिफरेंस आ जाए, लेकिन वो सब्सटेंस जो कंपोज्ड है वो सेम ही एलिमेंट से कंपोज्ड है, तो उसको बोलते हैं, उस डिफरेंस आने के फिनोमेना को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। जैसे काफ़ी हमने ये देखा भी होगा डेली लाइफ में आपने कि डायमंड जो होता है, जो हीरा होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है। उसको अगर हम फाइल करना चाहें, तराशना चाहें, तो उसके लिए हमें दूसरी डायमंड का ही एक वो लेना पड़ेगा, फाइलर लेना पड़ेगा। कि डायमंड इतना हार्ड है कि उसको डायमंड से ही कट करना पड़ेगा, जबकि जो दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट क्या, जिसको हम बोलते हैं पेंसिल लेड, पेंसिल लेड जैसे वो, इसको नॉर्मल भाषा में सिक्का बोल देते हैं, पेंसिल का सिक्का टूट गया तो वो ग्रेफाइट जो ब्रेक हो जाता है तो पेंसिल जो है वो शार्प करनी पड़ती है हमें। तो इतना सॉफ्ट होता है वो कि नॉर्मल से ब्लेड से वो शार्प हो जाता है, और साथ ही साथ वो पेपर के ऊपर मार्क भी देता है। डायमंड नहीं करता है ऐसा। लेकिन दोनों ही में, दोनों ग्रेफाइट और डायमंड में कार्बन ही है वो, बेसिकली केमिकली वो कार्बन ही है सिर्फ। और दूसरी तरफ जो है वो कोल है, वो फ्यूल होता है हमारा, फोसिल फ्यूल होता है एक तरह का। तो ये तीनों ही चीजें कार्बन से बनी है, लेकिन तीनों में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। डायमंड तो इतना हार्ड है कि वो डायमंड से ही फाइल अप होगा, कटेगा। ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट है कि पेपर के ऊपर मार्क भी देता है वो। अब हम ये देखते हैं कि अदर कंट्रीब्यूशंस डाल्टन ने और हमें क्या कंट्रीब्यूशंस दिए, अब हमें क्या गिफ्ट दिए एक तरह से, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है कि इन्होंने दो लॉज पब्लिश किए बाद में, कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लॉज को हम डिटेल में देखेंगे। यस, अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि डाल्टन ने क्या किया था, कुछ एक सिंबल्स, कुछ एक एटम्स जो कि उनके टाइम पर नोन थे, उनके सिंबल्स उन्होंने बता दिए, अपने अपने अकॉर्डिंग बता दिए कि भी इस एटम के लिए कोरस्पॉन्डिंग सिंबल दे रखे हैं। जैसे ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, जिसे हाइड्रोजन के लिए हमें दे रखा है कि सर्कल बना के उसके अंदर डॉट लगा दो। ऐसे ही करके कई सारे सिंबल्स बता दिए इन्होंने। अब हम लोग ये फर्दर एक चीज देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। ये टेबल देखो, इसमें क्या है कि 20 एलिमेंट्स जिनके लिए डाल्टन ने अपने टाइम पर कुछ नेम्स दिए थे, और उनके कोरस्पॉन्डिंग नेम्स जो आज के टाइम पर चलते हैं, वो जैसे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन चलता है। लेकिन अब यहाँ देखो, एंट्री नंबर थर्ड में देखो, एटॉमिक नंबर 7, जिसको आज हम नाइट्रोजन बोल देते हैं,
उसको डाल्टन ने कहा था एजोट। ऐसे ही एंट्री नंबर 5 में एटॉमिक नंबर 11 जिसको सोडियम बोल देते हैं, उसको डाल्टन ने बोला था सोडा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। नाम जो वर्ड लिखा है सोडा, वो एक्चुअली सोडा कहाँ से वर्ड इंस्पायर्ड है? वो इंस्पायर्ड है हमारे बेकिंग सोडा से, जो कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होगी, जो नॉर्मली हो सकती है, पॉसिबल है कंफ्यूजन, कि सोडा क्या है? कार्बोनेटेड वाटर जो बेवरेज होता है, ये वो नहीं है। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट से इंस्पायर्ड एक वर्ड है सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। तो वहां से ये सोडा उठाया गया है नाम, डाल्टन के टाइम पे जो नाम था इसका। लेकिन आज हम इसको सोडियम बोलते हैं। और ऐसे ही सिमिलर ग्राउंड्स पर पोटाश एक नाम है, एटॉमिक नंबर 19, जो 9th एंट्री में है। इसमें डाल्टन ने उसको पोटाश बोला था, हम उसको पोटेशियम बोलते हैं। ये इंस्पायर्ड है कास्टिक पोटाश से, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH। पोटाश वर्ड आज भी यूज होता है, लेकिन वो एक दूसरी सेंस में यूज होता है कास्टिक पोटाश के लिए, कि भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है कास्टिक पोटाश। लेकिन डाल्टन ने उसको एलिमेंट बोला था, पोटेशियम एलिमेंट। ऐसे ही सिमिलर ग्राउंड्स पर जो एंट्री नंबर 10 है, एटॉमिक नंबर 20 है, उसको आज हम कैल्शियम बोलते हैं। लेकिन लाइम, डाल्टन ने बोला था लाइम। लाइम जो वर्ड है वो आज हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है, लाइम क्या चीज है बेसिकली, कि जो वाइट वॉश करवाते हैं दीवारों पे, आज से लगभग मतलब 20 to 40 years बैक, अगर आप पुरानी बिल्डिंग्स में देखोगे तो वो जो वाइट वॉशिंग होती थी पहले, वो लाइम से होती थी, यानी कि चूने से होती थी। चूना उसके ऊपर लगाया जाता था दीवार के ऊपर, उससे वाइट वॉश करते थे। आजकल तो जैसे जिसको पुट्टी बोलते हैं हम लोग, जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पुट्टी है, पुट्टी करवा लो, वो पहले क्या होता था, चूना होता था वो, वही सेम फंक्शन करता था। और आगे भी एक चीज देखो, एटॉमिक नंबर 78, एंट्री नंबर 17 देखो। ये यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है, डाल्टन ने कहा था प्लेटिना। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सिल्वर। और इसी से इंस्पायर होकर ये एक स्पेनिश वर्ड है एक्चुअली। प्लेटिना एक स्पेनिश वर्ड है, जिससे मॉडिफिकेशन करके आज हम इस एलिमेंट को प्लेटिनम बोलते हैं। प्लेटिनम, जिसकी कई बार आपने रिंग्स देखी होंगी, प्लेटिनम रिंग्स होती हैं। गोल्ड की भी रिंग होती है। गोल्ड तो चलो सेम ही है, गोल्ड का ही गोल्ड ही रहा वो, मरकरी का मरकरी ही रहा, लेड का लेड ही रहा। लेकिन जैसे गोल्ड की रिंग होती है, वैसे प्लेटिनम की भी रिंग होती है। तो ये कुछ एक नेम्स थे, कुछ एक एलिमेंट्स थे, जिनको डाल्टन ने अपने टाइम पर एक सिंबल भी दिया, एक नाम भी दिया, और हम आज उसको किस नाम से जानते हैं वो हमने देखा है। तो आगे हम देखते हैं कि यस, अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आज भी हम इसको यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हम इसको दो तरह से यूज करते हैं, दो फील्ड्स में दो अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन वो है सेम चीज है। जो केमिस्ट्री में जानते हैं हम लोग, वो क्या जानते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है, वो होता है हमारा मास ऑफ कार्बन 12 एटम का 1/12 मास लेते हैं 1 डाल्टन को। यानी कि जो एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिफाइड मास जिसको बोला जाता है, जिसको हम सिंबल देते हैं यू, स्मॉल यू देते हैं सिंबल। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के फील्ड में देखेंगे, जो प्रोटीन्स के जो मास होते हैं, प्रोटीन हो गए हमारे,
जो हायर मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन जैसे है, जैसे हमारा और भी कई सारे प्रोटीन्स हैं, उनके जो मास अगर हम नोट करते हैं, वैल्यूज नोट करते हैं, तो वो करते हैं डाल्टन में। लेकिन वो दोनों ही यूनिट्स सेम है, डाल्टन भी वही होगा जो हमारा यू होता है। तो यू के लिए हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 होगा। मास ऑफ कार्बन 12 की स्टेट में अनबॉन्डेड आइसोलेटेड कार्बन 12 एटम के लिए। और यस, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1 डाल्टन की वैल्यू जो होती है केजीज में, वो क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपने पहचान लिया होगा क्या है ये, मास ऑफ 1 प्रोटॉन ये है। एक प्रोटॉन का मास भी इतना ही होता है, और डाल्टन की कन्वर्जन फैक्टर केजी में वो भी सेम होता है कि 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है हमारा 1/1800 डाल्टन, यानी कि एक प्रोटॉन के मास से 1800th पार्ट जो मास होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का। उसका जो वैल्यू होती है उसकी, वो क्या होती है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के मास की। सो थैंक यू, फर्दर इन फर्दर लेक्चर्स।